नमस्कार, राष्ट्रपोष से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले सर्वे की काफी चर्चा हो रही है। ऐसे ही एक सर्वे की बात उठी तो मंत्री जय सिंह अग्रवाल बिफर पड़े और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के प्रभारी PL पुनिया के उस कथित सर्वे पर बहुत कुछ बोल गए। जब मामला बिगड़ा तो सफाई देने लगे। यहाँ से खबर उठी कि मंत्री और प्रभारी के बीच कुछ अनबन है, लेकिन हमारी नज़र तो उस सर्वे पर थी और हमने लगातार कोशिश की कि आखिर ये चल क्या रहा है, ये वास्तव में सर्वे हो भी रहा है या खाली सुर्खियों का काम हो रहा है। लेकिन हमने जो हकीकत पता लगाई वह हैरान करने वाली है। दरअसल कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों के रणनीतिकार सर्वे करवा रहे हैं, पता लगा रहे हैं और दूसरी तरफ उम्मीदवार अपने नंबर बढ़ाने के लिए कोई कसर अपनी ओर से नहीं छोड़ रहे हैं। यही कारण है कि चुनाव के एक साल पहले कांग्रेस ने ढेर सारी नियुक्तियां की है। हाल में ही निगम मंडलों की ढेर सारी नियुक्तियां हुई, संतुष्टि और तुष्टि का प्रयास शुरू हुआ। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट फिक्स कर दिए। 11 नवंबर को बिलासपुर में महतारी हुंकार रैली के माध्यम से ताकत परखी जाएगी, परीक्षण होगा और देखा जाएगा, तौला जाएगा कि आखिर कौन नेता इसमें कितना सहयोग देना चाहता है, किसमें कितनी क्षमता है। ये माइक्रो मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि अनुषंगिक संगठन के लोग भी कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे 4 साल के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में जिस तरह के हालात बने, वहाँ उन्हें समझ में एक बात आ गई कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे भी थी उनके लिए परिस्थितियाँ अपेक्षाकृत कहीं ज़्यादा अनुकूल थी। अब छत्तीसगढ़ में लड़ाई हो रही है कि कौन कितना बड़ा हिंदूवादी है। पिछले दिनों आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के गुंडरदेही में छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना के कार्यक्रम के दौरान मंच से जो अपशब्द कहे गए, उसके बाद अमित बघेल की गिरफ्तारी हुई। उस गिरफ्तारी से एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि सरकार निष्पक्ष होकर काम कर रही है, किसी भी धर्म या मान्यता वालों के विरुद्ध कोई भी अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन जैसे ही राजनांदगांव से हाल में ही एक वीडियो सामने आया, यहाँ गौर करने वाली बात यह थी कि कांग्रेस की महापौर हेमा देशमुख उस कार्यक्रम में थी, जहां बकायदा हाथ उठाकर शपथ ली जा रही थी कि हम गौरी शंकर या किसी हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानेंगे। इस तरह की अपमानजनक बातें जब कही जा रही थी तब तीखी प्रतिक्रिया हुई। सोशल मीडिया का दौर है, लोग प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि भला कांग्रेस की एक चुनी हुई जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के विरुद्ध संगठन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। ऐसा ही एक कार्यक्रम जब दिल्ली में हुआ था, वहां मंत्री राजेंद्र गौतम को तत्काल निलंबित कर दिया गया था, क्योंकि गुजरात चुनाव में खुद को हिंदूवादी साबित करने में लगी आम आदमी पार्टी को वही मुफीद लग रहा था। लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए यहाँ मायने कुछ और थे। उस तरह का हालांकि प्रतिकार तो नहीं हुआ। यहाँ प्रश्न खड़ा होता है कि राजनीति किस तरह से मौसम के अनुसार बनती बिगड़ती है। अगर यहाँ चुनाव को 3-4 महीना बचा रहता तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि हेमा देशमुख का या तो निलंबन हो जाता या तो खुद इस्तीफा दे देती। लेकिन अभी 1 साल बचा है, इसलिए महापौर हेमा देशमुख की सफाई भी आ गई। उनका कहना था कि मैं उस कार्यक्रम में मौजूद थी, मैंने हाथ नहीं उठाया, वगैरह वगैरह। राजनीति में हालांकि सारी बातें खुल के नहीं कही जाती। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने अपने नए कैंडिडेट की तलाश शुरू कर दी है। वहीं कांग्रेस ने भी इशारा कर दिया है, जैसे कि PL पुनिया के सर्वे से बात सामने आई कि करीब 70% विधायकों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। पूरे भारत में 2 प्रदेशों में ही कांग्रेस की अपने दम पर सरकार है, एक राजस्थान, दूसरे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा मजबूत स्थिति में है, इसलिए चुनौती भी छत्तीसगढ़ में ही कांग्रेस के लिए सबसे ज़्यादा है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के लिए भी यहाँ चुनौती सबसे बड़ी है, क्योंकि कांग्रेस की जहाँ मजबूत सरकार है वहाँ भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ केंद्रीय नेतृत्व को साथ में लेकर प्रतिष्ठा का मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ रही है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे मजबूत और सबसे चमत्कारिक संगठन मंत्रियों को काम पर लगाया है। हालांकि प्रदेश के संगठन महामंत्री पवन साय लंबे समय से यहाँ बने हुए हैं। उनकी कार्यशैली पर जब प्रश्न उठा तब पवन साय की सक्रियता भी अपेक्षाकृत बढ़ गई। उन्होंने जिस तरह से घरघोड़ा से रायगढ़ के बीच पदयात्रा की, जिस तरह से वे बैठकें ले रहे हैं, जिस तरह से वे सक्रिय नजर आ रहे हैं, तो वह भी चर्चा का कारण बना हुआ है। पवन साय इससे पहले कभी भी इतने सक्रिय नहीं रहे। दरअसल उनका जो दायित्व है संगठन मंत्री का, वे पूर्णकालिक संगठन मंत्री है संघ के
प्रचारक हैं, पूरा जीवन उन्होंने संगठन को दे दिया। लेकिन अब प्रश्न खड़ा किया जा रहा है कि सत्ता काल में संगठन मंत्री को गौण क्यों बना दिया गया। प्रश्न तो यह भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या कारण थे, कि कौन सी ताकतें थी जो संगठन मंत्री को काम करने से रोक रही थी। इसका जवाब भी सबको मालूम है कि सत्ता के स्वर्णिम काल में, खासकर अंतिम वर्षों में, किस तरह से सत्ता संगठन पर हावी हो गई थी, किस तरह से जमीनी कार्यकर्ताओं का अपमान हो रहा था। लेकिन उससे कहीं अलग अब भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ का आम कार्यकर्ता अपेक्षाकृत कहीं ज्यादा उत्साही है और हर कोई अपना 100% परफॉर्मेंस देने की कोशिश कर रहा है। यही कांग्रेस के रणनीतिकारों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। एक और प्रदेश में जहां सरकार अपने कामों को गिना रही है, विकास के मुद्दे को लेकर आ रही है, वहीं दूसरी ओर अंदर खाने की बात यह है कि असंतुष्टों को मनाने की भी कवायद चल रही है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वहां पता चल रहा है कि असंतुष्ट कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। जातिगत समीकरण को भी साधने की पर्याप्त कोशिशें हो रही है। फिलहाल छत्तीसगढ़ की राजनीति में आदिवासियों के 32% वाले आरक्षण को 20% के कोर्ट के आदेश से किए जाने के बाद राजनीति की दशा दिशा बदल चुकी है। एक और सरकार जहां विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर विधेयक लाना चाह रही है, दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी बेहद आक्रामक है। जिस तरह से 9 नवंबर को प्रदेश भर में चक्का जाम किए गए, जिस तरह से आदिवासियों का समर्थन हासिल किया गया, जाहिर तौर पर इसका फायदा मिलता भी नजर आ रहा है भाजपा को। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के पास इस वक्त 29 में से सिर्फ 2 ही विधायक हैं, जबकि 27 की संख्या कांग्रेस के पास है। सरगुजा और बस्तर जैसे वो इलाके जहां सरगुजा संभाग में 14 आदिवासी सीटें हैं, बस्तर में 12 हैं, यहां से एक भी भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। यानी भाजपा के पास यदि हम मौजूदा समय की बात करें तो खोने के लिए कुछ नहीं है। चुनाव वैसे भी आज नहीं होने जा रहे हैं। 1 साल का समय बेहद निर्णायक है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अधिक से अधिक मार्जिन लेने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ सबको मालूम है जैसे जिस तरह से सरकार कुछ बड़े निर्णय लेने जा रही है, इससे जनता भी फील गुड महसूस करने वाली है, क्योंकि चुनाव आते आते तक जनता की सुधि ली जाती है, तमाम घोषणाएं होती है, जनता खुश रहती है और इसकी परिणति चुनाव परिणाम के रूप में सामने आती है या नहीं, ये तो विश्लेषण और अध्ययन की बात है। लेकिन जिस तरह से छत्तीसगढ़ में अभी हालात हैं, वहां जहां कैंडिडेट भी तलाश किए जा रहे हैं, कुछ चेहरे तो पहचान लिए गए, उन पर होमवर्क हो रहा है। वे युवा चेहरे जिन्हें सेकंड या थर्ड लाइन समझा जा रहा था, उन नामों को जल्दी सामने लाने की कोई जल्दबाजी दोनों ही दल नहीं दिखा रहा है। लेकिन जिस तरह से बदली हुई राजनीति परिस्थिति में माइक्रो मैनेजमेंट का काम हो रहा है और ऐसे नए नेताओं को विधायक बनाने की तैयारी हो रही है, वह अभी कम रोचक नहीं है। हम जल्दी ऐसे नामों की घोषणा करने वाले हैं। हम सिलसिलेवार ढंग से बताएंगे कि कहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस किन्हें अपना उम्मीदवार बना सकती है। ऐसे संभावित चेहरे आप भी जानना चाहेंगे कि आखिर आप 5 साल अपना भविष्य किन्हें देना चाहते हैं। राष्ट्रबोध आपका अपना जनमंच है। राजनीति की सुचिता के लिए हम लगातार लोगों को जागरूक करते हैं, इसलिए हम चाहेंगे कि आप अपने इस जनमंच को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स पे जाकर राय जरूर दें। लाइक और शेयर करेंगे तो हमारी ताकत बढ़ेगी, जिससे हमारा आपका साथ और ज़्यादा मजबूती से बना रहेगा। नमस्कार।